गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ेंगे, फिर आपको एक दिन का गैप मिलेगा, आप इसको रेडी करेंगे। ओके, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्या है, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जानेंगे। सॉरी, नेचुरल वेजिटेशन होता है वो प्लांट्स जो अपने आप विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रो कर जाते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। यानी जो भी प्लांट्स लाइफ है, वो ग्रास हो या बड़े बड़े ट्रीज हों, जो अपने से किसी इलाके में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब कि उसमें इंसान का कोई दखल अंदाजी नहीं है, ना हम उसको लगाते हैं ना काटते हैं, वो अपने से हो जाता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में एक छोटे से घास से लेके बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो भी सब नेचुरल वेजिटेशन में आते हैं। वाइल्ड लाइफ क्या होता है, जो नेचुरली जो एनिमल्स सरवाइव करते हैं अपने आप फॉरेस्ट के अंदर, उसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, बड़े पेड़ होंगे, वो किस पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कैसा है, कम है, ज़्यादा है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा और ज़्यादा पानी होगा, वहाँ पे प्लांट ज़्यादा ग्रो करेंगे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, पानी कम होगा, प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। टेम्परेचर कम होगा, ठंडा इलाका होगा, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। तो ये टेम्परेचर डिसाइड करता है। उसके अलावा मॉइस्चर, वाटर कितना है, वहाँ पे स्लोप, ढलान कैसा है, एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल कैसा है। जाहिर सी बात है, रेगिस्तान में के प्लांट्स, एक प्लेन जगह के प्लांट्स, एक पहाड़ ठंडे इलाके के प्लांट्स, सब में मिट्टी अलग है, तो वहाँ के प्लांट्स में भी, नेचुरल वेजिटेशन में भी फ़र्क आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन एंड रिलीफ फीचर, मतलब क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, उसके हिसाब से नेचुरल वेजिटेशन को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। दैट इज़ फॉरेस्ट, ग्रासेस एंड श्रब्स। 3 पार्ट में, फॉरेस्ट, ग्रासेस एंड श्रब्स। नेचुरल वेजिटेशन को 3 पार्ट में बांटा जाएगा, वहाँ के क्लाइमेट एंड रिलीफ फीचर के हिसाब से, वहाँ की ज़मीन के हिसाब से 3 पार्ट में बांटेंगे। अब डिफरेंस समझना फॉरेस्ट, ग्रास एंड श्रब्स का। फॉरेस्ट होता है जिसमें बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं। ग्रास होते हैं जिसमें घास होती है, और श्रब्स होते हैं जो झाड़ियों टाइप के, जो आपको रेगिस्तान वगैरह में ज़्यादातर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड श्रब्स। तो इन तीनों का बेसिक डिफरेंस जानना, क्यों फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड होता है, श्रब्स अलग अलग होता है, एक ही जगह सारी चीज़ें क्यों नहीं होती हैं। तो फॉरेस्ट के लिए, मतलब ट्रीज़ के लिए, बड़े बड़े ट्रीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर और बहुत ज़्यादा गर्मी दोनों चाहिए होता है। हॉट क्लाइमेट, वेट क्लाइमेट, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा जहाँ पानी होगा वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे निकलेंगे। थोड़ा कम गर्मी होगी, कम बारिश होगी, तो उससे छोटे पेड़ होंगे। तो फॉरेस्ट वहीं पे होगा जहाँ पे बारिश ज़्यादा है और पानी ज़्यादा है, सॉरी आई मीन गर्मी ज़्यादा है। ग्रासेस वहाँ होंगे, मान लीजिए कि बहुत कम, मतलब बारिश कम हो जा रही है और मौसम, मतलब क्या कहते हैं, टेम्परेचर भी कम हो जा रहा है, तो इतना भी बारिश कम नहीं हो रही है कि वहाँ रेगिस्तान हो जाए। बारिश हो रही है, कम हो रही है। बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी बारिश तो क्या हो जाएगा, इलाका रेगिस्तान बन जाएगा, डिजर्ट बन जाएगा। लेकिन अभी क्या है, इस कंडीशन में जब बारिश कम हो रही है, लेकिन इतनी कम नहीं है कि वहाँ डिजर्ट हो जाए, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं हो रही है कि वहाँ पे फॉरेस्ट हो सके, बड़े बड़े ट्रीज हो सके। तो क्या होगा, छोटे छोटे पौधे होंगे, जैसे कि ग्रास। तो ग्रास किस इलाके में होगा, जहाँ पे बारिश भी थोड़ी कम है और टेम्परेचर भी कम है, मतलब ठंडी का इलाका है, हल्का फुल्का, तो वहाँ पे ग्रासेस होंगे। ग्रासेस का मतलब ये नहीं जो हमारे यहाँ छोटी छोटी ग्रासेस होती है, यही ग्रासेस मतलब वीट, कॉर्न, राइस, ये जो है धान गेहूँ, ये भी ग्रास की कैटेगरी में आता है। जो खर पतवार होता है बड़ा बड़ा सा कई कई मीटर का, वो भी ग्रास की कैटेगरी में आता है। तो जब ग्रास कहा जाए तो हमारे यहाँ वो दरवाजे के सामने छोटे छोटे उगे रहते, सिर्फ उतना मत समझिए। ग्रास मतलब खर पतवार, गेहूँ, सब ग्रास के अंदर आता है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। श्रब्स होता है जो झाड़ियों वाले जैसे पौधे होते हैं। अब कहीं टेम्परेचर एकदम मतलब
मतलब कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, पानी कम हो गया, पानी एकदम कम, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तो वहाँ क्या होगा, रेगिस्तान बन जाएगा। दूसरा केस कि टेम्परेचर कम और पानी भी कम, तो वहाँ भी उस केस में भी, या पानी है भी और टेम्परेचर एकदम कम है, मतलब ठंडा इलाका है, वहाँ भी ट्री ग्रो नहीं करेंगे। तो वैसी जगह पे भी छोटे छोटे पौधे उगेंगे जिसे हम श्रब्स कहते हैं। यानी श्रब सिर्फ डिजर्ट इलाके में नहीं होगा, डिजर्ट में भी होगा, एंड क्या कहते हैं उसको, ठंडे इलाके में भी होगा। तो फॉरेस्ट कहाँ होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा गर्मी। ग्रासेस कहाँ होंगे, जहाँ कम बारिश, कम गर्मी। श्रब्स कहाँ होंगे, दो केसेस में, पानी कम, गर्मी ज़्यादा, पानी कितना भी हो, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वहाँ भी श्रब्स ही पाए जाएंगे। अब हम लोग आइए आते हैं वाइल्ड लाइफ पे। वाइल्ड लाइफ क्या है, जो एनिमल किंगडम खुद से सर्वाइव करते उसे वाइल्ड लाइफ कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तो किसी भी इलाके का क्लाइमेट डिसाइड करता है कि वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा। क्लाइमेट, जैसे कि अभी मैंने बताया, ज़्यादा बारिश, ज़्यादा गर्मी, तो वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा, जंगल, बड़े बड़े फॉरेस्ट होंगे। कहीं पे एकदम बारिश नहीं हो रही तो क्या होगा, वहाँ श्रब्स हो जाएंगे। तो यानी कि कहीं के भी जो नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे, और वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिसाइड करता है कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसा होगा। बड़े बड़े जंगल होंगे तो अलग जानवर होंगे, जंगल नहीं होगा, श्रब्स होंगे तो अलग जानवर होंगे, और ग्रासेस होंगे तो अलग जानवर होंगे। यानी कि वाइल्ड लाइफ डिपेंड करता है नेचुरल वेजिटेशन पे, नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है क्लाइमेट, उस एरिया के क्लाइमेट पे। तो ये हो गई बातें हमारी नेचुरल वेजिटेशन की एंड वाइल्ड लाइफ की। अब आइए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वो होता है, वो एरिया जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन में ट्रीज ज़्यादा हो, उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। ग्रास और श्रब नहीं, ट्रीज बहुत ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट। और उसके नीचे अंडरग्रोथ होगा, अंडरग्रोथ मतलब नीचे झाड़ वाड़ सब रहेगा, घास फूस सब रहेगा, बट बड़े बड़े पेड़ होंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का फ़ायदा क्या है, फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं जैसे टिम्बर, शेल्टर, टॉयज, टूथपिक, फर्नीचर, पेपर, प्लांट, प्लास्टिक, ये सब जो चीज़ें कहाँ से बनती हैं, जंगल में जो ट्रीज होते हैं उससे बनती हैं, ये फ़ायदा है। इसके अलावा प्लांट्स जो हमें इरोजन से बचाता है, बारिश से जो मिट्टी का कटाव है उससे बचाता है, उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। इसके अलावा ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो बना के बहुत रखता है। जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, हम उसी ऑक्सीजन को लेते हैं, तो इसलिए वो बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, बैलेंस होता है। तो प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी, नेचुरल वेजिटेशन को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाइए कि ये तो फ़ायदा हो गया फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट के टाइप कौन कौन से हैं, ये वर्ल्ड का पढ़ रहे हैं हम लोग, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड का पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ये देखो, एवरग्रीन, डेसिडुअस, एवरग्रीन, डेसिडुअस, ये चार देख लिया, एवरग्रीन, एवरग्रीन, डेसिडुअस, डेसिडुअस। यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडुअस। ये तो याद करने के लिए हो गया कि एक ट्रॉपिकल है, एक टेम्परेट है। तो ट्रॉपिकल में दो, एवरग्रीन एंड डेसिडुअस, टेम्परेट में दो, एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये चार टाइप के फॉरेस्ट तो यही हो गए। पांचवा कॉनिफेरस, सॉरी मेडिटेरेनियन हो गया, और छठा कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो गया। तो इन चार के बारे में हम पढ़ते हैं, नाम से ये दोनों एवरग्रीन, एवरग्रीन, डेसिडुअस, डेसिडुअस। एवरग्रीन का मतलब समझ लेना वो फॉरेस्ट जिसके पत्ते नहीं झड़ते, वो हमेशा ग्रीन रहता है। एक्चुअली वो ग्रीन, ऐसा नहीं कि पत्ते नहीं झड़ते, पत्ते झड़ते हैं, बट वो हमेशा ग्रीन दिखते हैं। एवरग्रीन जो है, एवरग्रीन हमेशा हरा रहने वाला। तो मैंने कहा कि पत्ते उसके भी झड़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में इतने टाइप के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, कि सब एक साथ नहीं उनके पत्ते झड़ते हैं। किसी का जनवरी में, किसी का फरवरी में, किसी का नवंबर में, किसी का जून में। तो इसकी वजह से पूरा एक साथ खाली नहीं दिखता है, तो हम कहते हैं कि एवरग्रीन है। अगर मान लिया 2000 पेड़ में से अगर 20 का पत्ता झड़ा भी है तो हमें नहीं पता चलेगा कि पत्ता झड़ा हुआ है, हमें ग्रीन ही लगेगा पूरा, इसलिए इसको एवरग्रीन कहते हैं। डेसिडुअस जब भी आ जाए समझ लो पतझड़ वाले फॉरेस्ट,
जिसमें पतझड़ होता है पूरा, जैसे हम लोग क्या पतझड़ होता है देखते हो कैसा वीरान हो जाता है पूरा, एकदम पत्ते झड़ उड़ के सब खत्म एकदम। तो डेसिडुअस आ गए यानी पतझड़ वाले जंगल। तो दो एवरग्रीन जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं जिनके एकदम हमेशा ग्रीन दिखते हैं, दो जिनके पत्ते झड़ते हैं। अब कब झड़ते हैं वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब ये आ गई ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्या, अब यहाँ पे हम चीज़ों को समझेंगे। अगेन मैंने कहा था ये बेसिक है, ये रहा आपका क्या, ये इक्वेटर है ना जी। जितना ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है आर्कटिक सर्किल। फिर इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये अंटार्कटिक सर्किल, ये है इक्वेटर मतलब सेंटर वाला, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। ये नहीं समझिएगा, ये इसी पे सारी एसएसटी ज्योग्राफी डिपेंड करती है। पहले ही बताया था आप लोगों को जो टेम्परेट आई मीन हीट जोन बताया था कि जो इलाका जितना इक्वेटर के पास रहेगा वो गर्म होगा और जितना हम ऊपर चलते जाएंगे टेम्परेचर लो होता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी। इसी तरह इस साइड भी जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी, जितना नज़दीक है इक्वेटर के गर्मी बढ़ती जाएगी। आप लोगों को बताया था ये जो इलाका है ये टॉरिड जोन कहलाता है, जो कि बहुत यहाँ गर्मी रहती है। ये टेम्परेट जोन कहते हैं, टेम्परेट जोन, टेम्परेट एवरग्रीन है ना जी। टेम्परेट जोन यानी कि जो मिडिल वाला, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। ये जो इलाका है ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा वाला फ्रिजिड जोन, ये हमने पढ़ा था। ये इलाका क्या है टेम्परेट जोन, ये क्या है टॉरिड जोन, ये क्या है फ्रिजिड जोन। इसी पे सारी कहानी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे हम लोग, तो ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो यहाँ पे जो जंगल होंगे, सॉरी यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जंगल होंगे इस इलाके में होंगे उन्हें हम ट्रॉपिकल कहेंगे। ये रीजन ट्रॉपिकल कहलाता है, दो ट्रॉपिक के बीच में है, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रट जाना बाबू। तो इसके बीच में जो इलाका यहाँ जो जंगल आएगा वो ट्रॉपिकल होगा, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रॉपिकल डेसिडुअस कहाँ पाया जाएगा, ज़्यादातर इस इलाके में पाया जाएगा। सिंपल, देखो ये मैप देख के नाम से हमने पता लगा लिया कि यहाँ पे होगा। अब क्या टेम्परेट एवरग्रीन टेम्परेट डेसिडुअस, यानी कि ये टेम्परेट वाला इलाका है ना जी। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो होंगे टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडुअस पाए जाएंगे जंगल दोनों साइड में। ये नदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब कॉनिफेरस एंड जो मेडिटेरियन उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये अभी चार समझ लीजिए। तो सबसे पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यानी कि यहाँ पे एवरग्रीन का मतलब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं बहुत उसके ऊंचे ऊंचे क्या कहते हैं उसको पेड़ होते हैं, मतलब कई कई 100 मीटर के भी होते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं उसमें। मैंने जैसे बताया कि ज़्यादातर ये मतलब ये पूरे साल हरे ही दिखते हैं। हरे क्यों दिखते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा स्पेसीज है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जो कि अलग अलग टाइम पे पत्ते झड़ते हैं, तो पता ही नहीं चलता ये पत्ता झड़ा हुआ है, वो हमेशा ग्रीन दिखता है। एरिया कौन सा हुआ इसका, ट्रॉपिक रीजन हो गया। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, यानी कि सबसे ऊंचा पेड़, सबसे बड़ा पेड़ कौन सा होगा जिसको बहुत गर्मी मिलेगी और बहुत पानी मिलेगा। यानी कि इस इलाके में जहाँ गर्मी तो पड़ेगी ही, तो गर्मी तो सबसे ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। मान लीजिए कि ये इलाका है, ये इलाका है, ये इलाका है, ठीक है, ये भी एक इलाका ले लीजिए। गर्मी तो इन सब में पड़ रही है, ये पूरे इलाके में गर्मी पड़ रही है। मान लीजिए ये चार जो बताया है इसमें बारिश नहीं हो रही है, इसमें बारिश नहीं हो रही है, इस इलाके में किसी वजह से बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेगिस्तान हो जाएगा। और जहाँ पे इस इलाके में मान लिया कि ये इलाका है, ये इलाका है, यहाँ पे बारिश खूब हो रही है, खूब तेज बारिश, और यहाँ पे गर्मी तो है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे फॉरेस्ट हो जाएगा पूरा बड़ा। तो ये पूरे रीजन में फॉरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे रीजन में गर्मी तो है, लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए, बड़े बड़े प्लांट्स के लिए आपको गर्मी के साथ साथ वाटर भी, मॉइस्चर, पानी भी चाहिए। तो जिस जिस इलाके में यहाँ पे बारिश, सब जगह एक बराबर बारिश नहीं होती है,
तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे फॉरेस्ट हो जाते हैं, जहाँ पे एकदम बारिश नहीं होती है वहाँ रेगिस्तान हो जाते हैं, और जहाँ पे कम बारिश होगी वहाँ पे टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट आ जाएगा, सॉरी ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट आ जाएगा। सारा खेल बारिश और गर्मी का, सारा खेल बारिश और गर्मी का। आप ये जहन में लाएं कि ये पूरा बहुत गर्म इलाका है, यहाँ भी गर्मी है, ये भी इलाका गर्म है लेकिन इससे कम गर्म है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, इसको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास है। यहाँ गर्मी बहुत, यहाँ पे हॉट वेट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। हॉट वेट मतलब गर्मी और बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ये पूरे साल ग्रीन रहते हैं, नीचे पूरा अंडर ग्रोथ रहता है, मतलब बहुत झाड़ वगैरह रहते हैं, और ये इतना घना होता है कि सूरज की रोशनी भी कई बार नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। अब इनके सबसे पहले आपको एरिया लिखना है, ये कहाँ पे है इसको समझने में। इसके अलावा इसमें कौन से इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं वो आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल इबोनी रोजवुड, और इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, जैगुआर, स्लॉथ, पुमास, एप्स वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा एरिया कौन सा हुआ इसका, अमेजोन बेसिन एंड कॉन्गो बेसिन। अमेजोन बेसिन साउथ अमेरिका में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और अमेजोन इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से आपको ये मैं बता दूं, ये है अमेजोन, ये पूरा अमेजोन है, ठीक है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, बहुत बारिश होती है, इसके लिए सबसे दुनिया का सबसे घना इलाका जो है ये पूरा इक्वेटोरियल रीजन है, समझे। ये पूरा ये इक्वेटर है, एग्जैक्टली ये इक्वेटर, देखो ये इक्वेटर है, इंडिया यहाँ पे ये इक्वेटर है, बीच वाली लाइन है। तो ये इसके आसपास क्या है, अमेजोन बेसिन है, बहुत ही घना जंगल। इसको हम लोग लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, इतना घना और इतना वहाँ से ऑक्सीजन निकलता है। ये आगे ये कॉन्गो है, कॉन्गो बेसिन, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से यहाँ भी बहुत ही घने जंगल होते हैं, एवरग्रीन। अब डेसिडुअस पे आ जाइए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस इसी में, जिसमें कि बहुत ज़्यादा, इसमें ये भी घना होता है बट उतना घना नहीं होता है जितना कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन होता है, और इतने लंबे भी ये नहीं होते हैं। इसमें मैंने बताया था कि इसमें पतझड़ होगा। पतझड़ कब होगा इसका जो पतझड़ होगा वो ड्राई सीजन में होता है। कब होता है, ड्राई सीजन में, 6 to 8 वीक के लिए होता है। और ड्राई सीजन 6 to 8 वीक का मतलब है 1.5 से 2 महीने के लिए इसका पतझड़ होता है, और ड्राई सीजन में होता है। ये अपने पत्ते झड़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा कटाई इसी फॉरेस्ट की होती है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन में घुसना मुश्किल है, काट के उसको ले आना मुश्किल है, इतना घना होता है। ये जो डेसिडुअस है, यहाँ से सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों की कटाई होती है। इसका एरिया क्या होगा, एशिया, सेंट्रल अमेरिका, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये सारे ये एशिया वाला इलाका है, ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया ऊपर वाला ना जी। ये जब इक्वेटर है तो यानी कि यहाँ वाला, मतलब कि कहीं ना कहीं ये वाले इलाके में, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी कम हो गई यहाँ पे, और ये वाले इलाके है ना पूरे में, इसी इलाके में कहीं ना कहीं ये होगा। थोड़ी गर्मी कम पड़ जाती है, थोड़ी बारिश भी कम हो जाती है, तो ऐसे निकलते हैं। अब आइए टेम्परेट एवरग्रीन। टेम्परेट एवरग्रीन जो है, अब इस वाले इलाके में कहीं होगा, इसके आसपास इसमें और इसमें मिला के पाया जाएगा टेम्परेट एवरग्रीन। तो यहाँ पे गर्मी भी अब एकदम से ठंडी नहीं हो जाएगी, गर्मी और बारिश भी बहुत है, तो यहाँ पे भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। सेम एवरग्रीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके पत्ते सब एक साथ नहीं झड़ते हैं। मिड लैटिट्यूड, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसी के आसपास कहीं पे ये ज़्यादा पाया जाता है। एंड ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न मार्जिन, ईस्ट किसे कहते हैं, ये वाला साइड ईस्ट है, आप ध्यान दीजिए, ये वाला साइड ईस्ट है, दिस इज ईस्ट। तो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, तो एक तो इलाका ये, अगर आपका इक्वेटर है, यानी कि ये वाला इलाका और ये वाले इलाके में ज़्यादा पाया जाएगा। और ईस्टर्न कॉन्टिनेंट मतलब ये देख रहे हैं आप, ये कॉन्टिनेंट का ईस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है,
और ये ईस्ट साइड है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो जैसे कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो भी चीज़ है वो आपको बस ये देख लेना, बस आपको लोकेशन समझना है कि कहाँ पर होता। फिर आता टेम्परेट डेसिड्यूअस। डेसिड्यूअस का आपको बताया कि अगेन ये भी शेड करेगा, लेकिन इसके शेड करने का टाइम अलग है। ये करेगा शेड ऑटम में, ऑटम में शेड करेगा और पूरे विंटर में उसका शेड रहेगा, मतलब उसमें पत्ते ही नहीं आएंगे, ताकि वो अपने वाटर को प्रिजर्व कर सके। ऑटम होता है ठंड से पहले, विंटर से पहले, तो ऑटम से लेके पूरे विंटर तक, यानी कि इसमें लंबे टाइम तक ये अपना शेड करके रखता है लीव्स को। एंड फिर स्प्रिंग सीजन जब आएगा तो नए नए पत्ते उसमें खिलने शुरू हो जाते हैं। इस इलाके का, हम लोग यहाँ की बात करें टेम्परेट के, क्लाइमेट बहुत फेवरेबल होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ठंडी भी नहीं। तो यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से ये जो टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से काटा जा रहा है ताकि वहाँ पे बाकी चीज़ें की जा सके। तो ये कहाँ पे है, इसमें यूरोप, नॉर्थ ईस्ट में चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये कुछ आपको आइडिया रखना है। अब आ जाइए मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। सबसे पहले एक लोकेशन, दो लोकेशन, इसका पहला लोकेशन जान लेते हैं, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। अब देखिए इसका वेस्ट एंड साउथ, ये वेस्ट है कॉन्टिनेंट का, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है। इसमें साउथ भी, साउथ वेस्ट, मतलब कि ये साउथ वेस्ट हुआ, ये साउथ वेस्ट हुआ, ये साउथ वेस्ट हुआ, ये साउथ वेस्ट हुआ। तो कॉन्टिनेंट के वेस्ट में या साउथ वेस्ट में ज़्यादातर मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे ड्राई होता है, समझे, ड्राई होता है। और दूसरा मेडिटेरियन जो सी है उसके आसपास, ये जो सी देख रहे हैं इसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। ये अफ्रीका, पूरा यूरोप और एशिया, यानी कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में जो सी है उसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। और इसके चारों तरफ जो फॉरेस्ट है इसे भी हम मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट कहते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत ड्राई होता है और विंटर में बहुत ही वेट विंटर होता है, समर बहुत ड्राई होता है। तो उसमें ये जो प्लांट्स होते हैं जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में, वो सूखते नहीं उस ड्राई में, वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो इलाका आपको समझ में आ गया मेडिटेरेनियन का। वेस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड मेडिटेरेनियन सी के आसपास, यानी कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में जो सी है वहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी होते हैं, आई मीन फॉरेस्ट होते हैं। जैसे कि कैलिफोर्निया इन द यूएस, ये कह रहा है कैलिफोर्निया इन द यूएस, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ये है कैलिफोर्निया, है ना जी, ये कैलिफोर्निया। तो ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया और साउथ वेस्ट हो गया। यहाँ पे दूसरी जगह क्या दी हुई है, साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये हुआ साउथ, ये हुआ वेस्ट। इस इलाके में ये मेडिटेरेनियन आएगा। एंड एशिया, नहीं सॉरी, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यानी कि यहाँ पे ये साउथ हुआ और ये वेस्ट, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आपको रीजन समझना है और रटना नहीं है, जो चीज़ इसमें बताई गई उस हिसाब से करना है। सॉरी मैं बार बार नाक बजाते रहता हूँ, चौक की वजह से होता है बहुत ज़्यादा। और मेडिटेरेनियन जो फॉरेस्ट है उसमें कुछ सिट्रस फ्रूट भी, जैसे ऑरेंजेस वगैरह भी बहुत वहाँ पे होते हैं। तो इसके लिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को क्लियर करके और वहाँ पे फ्रूट्स ऑर्चर्ड लगा रहे हैं ताकि फ्रूट्स ज़्यादा हो जाए। अब आ जाइए कॉनिफरस फॉरेस्ट, जिसको कि हम टैगा या बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये इसमें लिखा है कि इसका जो लोकेशन ये 50 to 70 डिग्री नॉर्थ रीजन में होता है, दोनों साइड में 50 to 70। ये क्या है 0, ये क्या है 23, ये क्या है 66, यानी कि 50 से लेके 70 तक, यानी कहीं ना कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला रीजन जो ठंडा वाला है, यहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं दोनों साइड में। लोकेशन समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठंडा बहुत होगा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ आसपास है, ठंडा बहुत होगा
पानी अब तो खैर वाटर वगैरह तो हो जाती है। तो ऐसी जगह पे कॉनिफरस ट्री निकलते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कॉनिफरस ट्री कहाँ, ठंडे इलाके में जहाँ बर्फ जमी होती है, पहाड़ों पे होते हैं। तो वहीं ये जो कॉनिफरस ट्री है ये का ये लोकेशन है यहाँ पे आसपास। ड्रॉ करके आप समझा सकते हो, किसी को नंबर आपको पूरे मिलेंगे, है ना जी। ये बिल्कुल क्लियर होता है, दूर दूर होते हैं और इसमें क्या कहते हैं इसको, निडल लाइक लीव्स होते हैं। ये शेड नहीं करता है, बिल्कुल क्लियर होता है ताकि वाटर को और बचा सके एंड बर्फ़ जो पड़ती है उससे बचा सके। तो ये है आपका 6 टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए, अब इसमें एरिया पूछ रहा है कहाँ कहाँ पे होता है कॉनिफेरस। अब इसमें कह रहा है अलास्का, है ना जी। सबसे पहले लिया अलास्का, सदर्न कनाडा, द स्कैंडिनेवियन कंट्री। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बुक के सामने पढ़िएगा। अलास्का, ये देखिए ये अलास्का है ना जी। तो अलास्का मतलब ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आ गया ना। ये जो लाइन है यहाँ पे मेडिटेरियन इस तरीके से है ना जी, इस तरीके से। तो ये जो लाइन यहाँ आ जाएगी तो ये अलास्का है। यहाँ पे कॉनिफरस होगा, बहुत ठंडा होगा। कनाडा है। उसके अलावा क्या दिया हुआ जी, स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं इनको, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड को मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। डेनमार्क भी है शायद इसमें, आई गेस कि डेनमार्क है। मतलब डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड को मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाता है। तो ये इलाका ये भी ठंडे में है, तो यहाँ पे भी कॉनिफरस ट्री होते हैं। उसके अलावा कह रहा नदर्न रशिया। नदर्न रशिया ये है, ये रशिया है। तो नदर्न यानी ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा, ये भी पूरा बर्फ में, यहाँ भी कॉनिफरस ट्री होगा। इसमें कैसे जानवर होंगे, फर वाले होंगे, जो कि आपको मालूम है। एनीवे, अब आ जाइए ग्रासलैंड पे। ग्रासलैंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब उसको पानी और क्या कहते हैं उसको, टेम्परेचर उतना नहीं मिल पाया कि वो ट्री बन सके या एकदम बंजर हो जाए। बीच का था इसलिए वहाँ पे क्या बन गया, ग्रास हो गया। तो ग्रासेस भी 2 टाइप के, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो यहाँ पे ये ट्रॉपिकल एरिया है। इसमें जहाँ पे गर्मी कम, पानी कम होगा, वहाँ पे ग्रासलैंड हो जाएगा। तो ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सिंपल। और टेम्परेट ग्रासलैंड, इस इलाके में जो ग्रास होगा जहाँ पे पानी कम, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, ट्रीज नहीं हो सकता है, ना ही बंजर होगा, तो यहाँ पे ग्रासलैंड हो जाएगा। या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या टेम्परेट ग्रासलैंड। ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया, क्यों ग्रासलैंड हुआ ये तो बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है, यहाँ पे मॉडरेट लो रेनफॉल, इक्वेटोरियल रीजन, ये तो सब मैंने आपको बता दिया जो बुक में लिखा हुआ। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोलते हैं। और ये याद रखिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ कि इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। और आपको ये रट्टा होना चाहिए, एग्जाम में, टेस्ट में, एंट्रेंस में आता ही आता है। जैसे कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो ब्राज़ील, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना में उसको कैंपोस कहते हैं। ईस्ट अफ्रीका में से सवाना कहते हैं। और लानोस में उसको लानोस उसको कहते हैं वेनेजुएला और कोलंबिया में। और सवाना कहते हैं ईस्ट अफ्रीका में। ये अलग अलग नाम, ये सब ग्रासलैंड है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उस जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड, जैसे मैंने बताया 25 डिग्री टू 55, ये यहाँ पे कुछ 23 ये है ना, तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे वो होगा। अकर बिटवीन 25 टू 55 डिग्री लैटिट्यूड, यानी 25 यहाँ पे होगा, 55 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ही होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। इसको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। वाई वी कॉल ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड? ग्रेनरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रेनरीज कहते हैं जहाँ पे अनाज जमा किया जाता है। यहाँ पे अनाज बहुत होता है इस इलाके, इस ग्रासलैंड में। मैंने बताया वीट भी एक ग्रास है, कॉर्न भी एक ग्रास है। तो वीट एंड कॉर्न सबसे ज़्यादा होता है अमेरिका वगैरह में, इसलिए इसको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और ग्रास बड़े बड़े बहुत फर्टाइल होते हैं, तो वहाँ पे कैटल रियरिंग भी होती है, मतलब कैटल को पाला जाता है क्योंकि आसानी से घास मिल जाती है। तो इसका भी अलग अलग नाम है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इसको डॉन्स कहते हैं, एशिया यूरेशिया में इसको स्टेप्पी कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज,
साउथ अमेरिका में पैम्पस और साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, एकदम याद हो जाना चाहिए। इसमें जैसे आपको मैं बता दूं कि क्या बता रहा था, यूरेशिया एक वर्ड है। यूरेशिया क्या है? ये है यूरोप और ये एशिया। तो यूरोप और एशिया का जो इलाका बीच वाला जो, इसको हम यूरेशिया कहते हैं। यूरोप एंड एशिया जो यहाँ पे मिला हुआ है, इसे ही हम यूरेशिया कहते हैं। तो वहाँ पे भी घास पाई जाती है। अब आ जाइए श्रब। श्रब जो है वहाँ पे होगा जहाँ पे एकदम बारिश कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, या टेम्परेचर एकदम कम होगा कि घास भी ना उग पाए, कुछ भी ना उग पाए, वहाँ पे छोटे मोटे पौधे उगते रहते हैं, उसे हम श्रब कहते हैं। तो ये हॉट एंड ड्राई दोनों जगह पे हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत गर्मी है, पानी है ही नहीं, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे श्रब्स होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है कि कोई प्लांट्स हो ही नहीं पा रहा, तो वहाँ श्रब्स होगा। तो ठंडी में भी होगा, गर्मी में भी होगा। तो इसमें श्रब्स के भी दो टाइप है, डिजर्ट वेजिटेशन एंड टुंड्रा वेजिटेशन। जो वेजिटेशन, जो झाड़ जो डिजर्ट इलाके में होगा उसे डिजर्ट वेजिटेशन, और जो छोटे मोटे श्रब्स जो हैं वो ठंडे इलाके में होगा उसे हम टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। तो डिजर्ट ऑफकोर्स जितने भी रेगिस्तान है वहाँ पे होंगे, और उसके जो प्लांट्स होते हैं उनके बहुत क्या लीव्स की जगह पे थिक स्टेम होंगे, लॉन्ग रूट्स होंगे, वैक्स कोटेड लीव्स होंगे, थॉर्न होंगे, ताकि पानी बच सके। वैक्स कोटेड होता है, वैक्स लगा होता है ताकि पानी कम उसमें से बाहर वेस्ट हो। लंबे लंबे रूट्स होते हैं ताकि अंदर से पानी खींच सके। थॉर्न होता है ताकि पानी का लॉस ना हो। तो ये होता है डिजर्ट वेजिटेशन में। फॉर एग्जांपल सहारा डिजर्ट, अटकामा डिजर्ट, कलाहारी डिजर्ट, ये सब डिजर्ट का नाम है। थार डिजर्ट ये कहाँ पे है ये आपको याद होना चाहिए, जैसे ग्रासलैंड का होता है। और डिजर्ट में कैसे वाइल्ड लाइफ होंगे? ऑफकोर्स कैमल, हेयर्स, रोडेंट, डिजर्ट फॉक्सेस, हाइनास, स्नेक्स, लिजर्ड, ये सब फॉरेस्ट में जो जानवर होते हैं वही होंगे। टुंड्रा वेजिटेशन होगा अराउंड नॉर्थ पोल, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका। तो पहला क्या लिखा, टुंड्रा रीजन कहाँ होगा? नॉर्थ पोल, ये वाला इलाका होगा। यूरेशिया ये वाला इलाका हो गया। नॉर्थ अमेरिका ये वाला इलाका हो गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इतनी कि वहाँ पे कोई प्लांट्स ना हो सके। वहाँ पे फिर छोटे मोटे वो श्रब्स वगैरह हो जाते हैं, मोजेस एंड लीचन्स। वहाँ क्या होते हैं? मोजेस एंड लीचन्स। डिजर्ट में क्या होते हैं? आपका बबुल होता है, डेट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ठंडे इलाके में टुंड्रा में किस टाइप का वेजिटेशन होता है? लीचन एंड मोजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे जानवर कैसे होंगे भाई? जिनके फर मोटे हों, आई मीन फर वाले जानवर हों, थिक लेयर ऑफ फैट होगा, जो कि आप लोग ऑलरेडी साइंस में पढ़ाया जा चुका है। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट, एंडेंजर्ड एनिमल। एंडेंजर्ड एनिमल क्या होता है? वो एनिमल जिनको अब खतरा है कि वो ख़त्म हो जाएंगे, खतरा है कि वो अब ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म होने के कगार पे जो जानवर होते हैं उसे एंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। और जो जानवर ख़त्म हो गए, अब दुनिया में है ही नहीं, उन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल। तो एक्सटिंक्ट एनिमल में होगा फॉर एग्जांपल जैसे डायनासोर अब नहीं है दुनिया में, उसे हम एक्सटिंक्ट एनिमल कहते हैं। और एंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं जिसको खतरा के अभी ख़त्म हो सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में वन हॉर्न राइनोज जो असम और बंगाल में पाए जाते हैं, वो एंडेंजर्ड एनिमल, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है। वो एंडेंजर्ड क्यों, ख़त्म क्यों हो रहे हैं? ख़त्म इसलिए हो रही है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हंटिंग, पोचिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फार्मिंग के लिए, माइनिंग के लिए, चारा बनाने के लिए। तो जानवरों का रहने की जगह ख़त्म होगी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। आपको पहले ही बताया कि वेजिटेशन डिसाइड करेगा वाइल्ड लाइफ कैसा होगा। तो जब जंगल काटे जाएंगे तो जानवर नहीं होंगे। आप अपने पापा से पूछिएगा, दादा से पूछिएगा कि आपके ज़माने में, उनके ज़माने में कौन कौन से जानवर यहाँ पाए जाते थे, अब दिखते भी नहीं हैं। गिद्ध नहीं दिखता है, आपको पता भी नहीं होगा गिद्ध क्या होता है। वल्चर किताब में ही देखा होगा। एक कौवा होता था, काग कहा जाता था, उसके कौवा के यहाँ का वाइट होता ना, गले पे उसके वाइट नहीं होता, पूरा काला होता था। गौरैया अब आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी, पहले हर घर में भरी पड़ी होती थी, अब नहीं दिखती हैं। तोता ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे सब। और भी खूबसूरत खूबसूरत होते थे बर्ड्स एंड एनिमल जो कि अब यहाँ नहीं दिखते हैं। तो ये चीज़ें हैं, एंडेंजर्ड में आ गए, कुछ एक्सटिंक्ट हो गए। तो इसका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए।
सो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब कुछ प्रोजेक्ट चलाया गया इंडिया में ताकि उन जानवरों को, इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाया जा सके। हम लोग क्या कर सकते हैं बचाने के लिए? हम लोग लेदर की चीज़ें नहीं पहनेंगे। जब लेदर की चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो उसकी बिक्री कम होगी, बिक्री कम होगी तो लोग उसको मारेंगे नहीं। पोचिंग नहीं होगी। पोचिंग देखो हंटिंग फन के लिए किया जाता है, पोचिंग किया जाता है किसी जानवर को मारते हैं ताकि उसके खाल या उसका ट्रंक, वो हॉर्न निकाल के बेचा जा सके, उसे हम पोचिंग कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आधे घंटे से ज़्यादा क्लास हो गई। सी यू नेक्स्ट क्लास। और आपके एग्ज़ाम होंगे कुछ अगले हफ्ते, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।